नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन चैनल माटी की पुकार की सौजन्य से। आज जो बिहार की बात जनप्रतिनिधियों के साथ हमारा प्रोग्राम, इसके अंतर्गत हमारे जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महोदय यहाँ मौजूद हैं और उनसे कुछ सवाल किया जाएगा, कुछ बातें की जाएगी जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो बात काम हो रहा है उस पर विचार विमर्श और मजदूरों की हालचाल, ये अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे कि क्या कर रहे हैं और इनका क्या पक्ष है, इनका ये पार्टी का चुनाव की जो अपडेट है ये किस तरह से ये अपनी जब इनकी सरकार आ जाएंगे तो ये क्या कर सकते हैं। सत्यप्रकाश जी की तरफ से। सत्यप्रकाश जी, आपने ये जो जनतांत्रिक लोकहित पार्टी स्थापित की है कब किया? 2017 में, मार्च 2017 में ये पार्टी इस पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष महारेड्डी के महानायक कांग्रेस में चले जाने के बाद हमारी पार्टी का ऐसा सकारात्मक हम लोग भारतीय राजनीति के भावनात्मक मुद्दों पर कभी कोई चर्चा नहीं, हमेशा हम लोगों ने किसानों, मजदूरों, नौजवानों के खेत और खेत का सवाल किया है। और आज भी इसी संदर्भ में कोरोना आपदा काल में जो लॉकडाउन संदर्भ में हम लोग एक राज्य गवर्नमेंट को सुझाव के एक धरना रख रहे हैं। वर्चुअल धरना पूरे राज्य में आज मेरा स्टार्ट हुआ। अब से कुछ देर धरना में बेसिक सवाल यह, जो मजदूर आ रहे हैं उन मजदूरों के आने से बिहारी स्वाभिमान को भी ठेस लगा और नीतीश जी बिहारी स्वाभिमान के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। मजदूर जो आ रहे हैं उनके लिए जो राहत पैकेज चल रहा है उनसे उनका कुछ होना नहीं है, उनके मुंह में जीरा। कोरोना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह विषय अभी केंद्र और राज्य के आलोचना का नहीं है, बल्कि हम राज्य सरकार को यह सकारात्मक सुझाव पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते देना चाहते हैं। जो भी मजदूर आ रहे हैं, लगभग 15 लाख मजदूर आ चुके हैं, उनको मनरेगा में समायोजित किया जाए ताकि उनको रोजगार, तत्कालिक रोजगार मुहैया हो। और दूसरा, जीविका जो 2007 में आप लोगों ने बनाया था, उस जीविका के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत करने का व्यवस्था किया जाए, उनको लोन दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी भी हो सके और हम बिहार का जो बिहारी स्वाभिमान है उसको जिंदा रख सकें और मजदूर के पलायन के एक बहुत बड़ा कारण रोजगार को हम बिहार में ही पैदा कर सकें। इस संबंध में एक सकारात्मक पहल करते हुए आज वर्चुअल धरना ये पूछना चाहते हैं आपसे कि गरीब और किसान की बात आज 1947 से अब तक चल रही है, मगर किसी पार्टी ने कभी गरीबी को हटाने की कोशिश नहीं की। गरीबी और बढ़ती चली गई, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। अभी चीन की 600 कंपनियों से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है, अभी कुछ हुआ नहीं। ये 20 लाख करोड़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो पैकेज आया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास या नरेंद्र मोदी जी के पास? देखिए, भारत की आजादी की लड़ाई 1857 का पहला गदर किसानों ने किया, मजदूरों ने किया। इसके बाद किसानों और मजदूरों को प्रतिनिधित्व देने के लिए साइमन कमीशन आया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, हम लोगों ने साइमन कमीशन को बैठ का नारा दिया। उसके बाद जब तक सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर इस देश में जिंदा रहे, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही। उनके मरने के बाद नेहरू जी ने उद्योग प्रधान कृषि अर्थव्यवस्था को चालू किया। फिर उसी कांग्रेस ने सेवा आधारित अर्थव्यवस्था को चालू किया और कांग्रेस की सरकार चले जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से मनोरंजन आधारित अर्थव्यवस्था केंद्र और राज्य में चल रही, इसमें किसानों और मजदूरों की बात करना एकदम बेईमानी, चाहे वो केंद्र सरकार करती हो, चाहे राज्य सरकार करती हो, चाहे चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टी करती हो। किसानों का हालत क्या हो गया, मजदूरों का हालत इस देश में हो गया है कि चुनाव के समय वो नया सपना देखते हैं और चुनाव के बाद उनको लगता है कि हमने अपना एक नया गिद्ध चुन लिया।
किसानों मजदूरों की कोई बेसिक बात नहीं करता और उसके तरफ कोई योजना नहीं बनती। मनोरंजन आधारित योजना बनती है, यहाँ मूर्ति लगा दो, यहाँ प्रकाशोत्सव मना लो, यहाँ राम मंदिर बना दो, इसी के गंगा को साफ कर दो, पहले गंगा गंदा करो फिर गंगा को साफ कर दो। यही योजना आजकल पूरे भारत में बन रही है। रही बात 20 लाख पैकेज, जिस देश में मनी पॉपुलेशन ही 25 लाख करोड़ रुपया हो, वहां 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज देना अपने आप में एक बेईमानी। रहा बात चीनी कंपनियों को भारत आने का, क्यों आए? यहाँ आप जात के आधार पर करते हैं, यहाँ आप धर्म के आधार पर करते हैं, यहाँ कोई मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, मजदूरों की श्रम कानून यहाँ से इस पूरे लॉकडाउन में शिथिल कर दिया गया। वैसे में कोई अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी चाइना छोड़कर भारत आ जाए, ऐसा कल्पना करना ही बेकार है। वो चाइना छोड़ देगी, यह सच हो सकता है, लेकिन बहुत सारे देश पड़े हुए हैं जहाँ सामाजिक सुरक्षा है, जहाँ धर्म और जात पर लड़ाई नहीं होती है, वहां चले जाएंगे। भारत क्यों आएंगे? भारत शुरू से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पैकेजिंग सेंटर रहा है और पुनः रहेगा। इसमें मोदी जी कोई नया कमाल नहीं कर पाएंगे, कोई कंपनियां यहाँ नहीं आने वाली। ये दिलासा है, स्वप्न दिखाना है। हम लोग यही मानते हैं और अभी भी मानते हैं कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रदान कर दिया जाए, रोड मैप, नकली रोड मैप है, तो भारत एक मजबूत और स्वर्णिम भारत कर रहा है। अगर आपकी पार्टी इस विधानसभा इलेक्शन में जीत जाती है, जैसा आप कह रहे हैं कि 100 सीटों पे लड़ेंगे, अगर जीत जाती है तो आप क्या जनता के लिए करना चाहेंगे जो आम वो 15 साल और ये 15 साल की सरकार नहीं कर पाई? मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव में कृषक और कृषक जातियों का वर्गीकरण करने का प्रयास भी करूंगा। और आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार बनी या नहीं, अगर नहीं भी बनी तो आने वाले सत्ता को मैं कहूँगा सबसे पहले करों का सरलीकरण करें और किसानों को बिचौलियों के पकड़ से बचाने के लिए उनके विपणन और भंडारण की नीतियां बनावें, उनके हर खेत में पानी पहुंचे और हर खेत और हर बोरिंग पर बिजली पहुंचे, इसकी व्यवस्था करें। स्वास्थ्य और शिक्षा का पूर्णतः सरकारीकरण करने का प्रयास होगा ताकि किसान के बच्चे भी उसी तरह से पढ़ सकें जिस तरह से IAS IPS के बच्चे। आपने आया थोड़ा शिक्षा पे बहुत बड़ी बात कह दी। शिक्षा को हर के पास पहुंचना चाहिए। आज स्कूल बंद है, मगर उसका प्राइवेट स्कूल बंद है और फिर भी उसकी जो है फीस मांगी जा रही है। क्या ये सही है आपकी नजर में कि गलत है, ये बताइए। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री का पहला सूत्र है कि शिक्षा और स्वास्थ्य और संचार, रक्षा विदेश की तरफ इसका सरकारीकरण होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार का सरकारीकरण। पहले इस देश में संचार को नष्ट किया, उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य को नष्ट किया गया और स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा को भी नष्ट किया। चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या इन दोगले समाजवादियों की सरकार रही हो, सभी लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य का माफियाकरण करने का काम किया है। इसमें यह बात करना बड़ा बेईमानी है। शिक्षा चलाकर लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। जो लोग भी शिक्षित हो रहे हैं वो अपने बलबूते शिक्षित हो रहे हैं। सरकार का उसमें कोई प्रयास नहीं है, केवल दुकानें दिख रही हैं, वहाँ रहता कुछ। यानी आपका कहने का मतलब है जैसे कि सेंट्रल में या स्टेट में जितने भी मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, उनके प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो क्या अगर वो सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़े तो शिक्षा की जो डेवलपमेंट है वो ऊपर उठेगी कि नीचे जाएगी, या आपका क्या ख्याल है? जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का सरकारी नियंत्रण रहा है वहाँ साक्षरता दर हमेशा अच्छी रही, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, मिस्र हो, सऊदी अरबिया हो। जिन देशों में सरकारी नियंत्रण में शिक्षा और स्वास्थ्य रहा है वहाँ हमेशा नागरिक अच्छे रहे हैं और शिक्षित रहे हैं। मेरा ये पूछने का मतलब है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में और जो भी मंत्रीगण हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, विधान परिषद में बैठे हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्या वो सही होगा? जितने सांसद और विधायक हुए
जिनमें से 50% शिक्षा और स्वास्थ्य माफिया ही है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में। तो इस नीति को आप बदलना चाहेंगे, आपकी पार्टी इसके समक्ष कुछ करना चाहेगी? किसान और मजदूरों का अगर हित होना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा सरकारी करना। नोवेल कोरोना वायरस जब डिसीजन लिया गया था कब का, आपके ख्याल में ये देर में लिया गया कि पहले लिया गया? क्या इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी सही थे कि इसमें ऊपर नीचे? 18 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक 15 लाख प्रवासी भारतीय विदेशों से भारत आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव। उनका बिना टेस्ट किए हुए उनको भारत में एंट्री दे दिया गया। और जब नमस्ते ट्रंप योजना समाप्त हो गई, तब भारत में जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लाया गया। मैं समझता हूँ कि यह देर से उठाया गया उचित कदम था। कदम बुरा नहीं है लॉकडाउन। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पावर होना चाहिए, लेकिन यह सरकार ने दो महत्वपूर्ण बात किया। पहला बात किया कि कोरोना को हिंदू मुसलमान बना दिया, और दूसरा कोरोना में इन्होंने कह दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग। मेरे जैसा आदमी यह समझता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कभी उचित शब्द नहीं हो सकता। फिजिकल डिस्टेंसिंग उचित शब्द है। सोशल डिस्टेंसिंग का हम सीधा अर्थ यही समझते हैं कि क्या कोई भूमि है वो यादव के साथ नहीं बैठेगा, क्या कोई चमार है वो पासवान के साथ नहीं बैठेगा। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब समाज से किस बात की दूरी? हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, एक आदमी से एक आदमी की, परिवार के 2 सदस्यों के बीच। तो ये अपना लॉकडाउन का काम, ये बात जो आपने रखा है, ये बात मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि रियली सोशल डिस्टेंसिंग समाज से दूरी होती है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बदन से बदन की दूरी होती है। इसमें आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं, मगर समाज से जब आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो ना आपका समाज आपके साथ खड़ा रहेगा मुश्किलों के वक्त, ना आपके दोस्त खड़े रहेंगे। ये ध्यान रखें कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग। वो आपने बहुत अच्छा सवाल ये कहा, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा इस बात के लिए। ये बताइए आपकी सरकार की जो 100 सीट आपने बताया कि मैं लड़ूंगा, उसमें लगभग कहाँ से उठाने की उम्मीद है आपके जो उम्मीदवार हैं, और आप कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी के जो रणनीतिकार लोग हैं और हम 20 सीटों पर लड़ेंगे। सुदूर देहात की सीट है और अति पिछड़ों की आबादी का लगभग 100 सीट आती है। हम तमाम तो सर आप भी तो फिर अति पिछड़ा और पिछड़ा कर रहे हैं सर, तो फिर आपका भी वही फोटो आ गया। अति पिछड़ा शुद्ध रूप से मजदूर और किसान है, वो व्यवसायी नहीं। और अति पिछड़ा इस तरह से हिंदुओं में है, उस तरह से मुस्लिमों में भी है। मुस्लिमों की 1353 जाति में 778 जातियां अति पिछड़ा है। इसी तरह यहाँ पर जो ईसाई धर्म है उसका 172 गिरजा है, मतलब 172 पोप। स्वाभाविक है कि वो हिंदू संस्कृति से प्रभावित है, भारत की संस्कृति से प्रभावित है, जो ऊंच नीच का भेद पैदा करता है। हम लोगों ने हमेशा माना है, सामाजिक नीति में हमारी पार्टी का मानना है कि भारत में बच्चा पैदा नहीं लेता है, भारत में एक जात पैदा करता है, और जात यहाँ की समस्या है। जात से ही वर्ग का निर्माण होगा प्रारंभिक चरणों में, ऐसा हमारी पार्टी का। तो क्यों नहीं सर उस राजनीति को हटाया जाए? तो जात और पात की राजनीति क्यों सिर्फ 2 ही कम्युनिटी को देखी जाती है, या किसी एक खास कम्युनिटी के लिए प्रयोग किया जाता है हर बात? और खास करके के वो लोग पूछते हैं, जैसे आप दिल्ली में शाहीन बाग सीए के मसला है, ठीक है, वहाँ पे वही कम्युनिटी के लोग बैठे और वही कम्युनिटी के मुस्लिम समाज के, ठीक है, और कुछ आपके समाज के लोग बैठे और गोलीबारी की गई। क्या वो पत्थरबाजी गैंग वो अच्छा है? ये समाज को अच्छा दे रहे हैं? ये मुस्लिम समाज जो कर रहे हैं वो टुकड़े गैंग में बटे हुए हैं, कभी भटकाए जा रहे हैं, कभी बैठाए जा रहे हैं, कभी पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं, कभी बंदूक चलवाए जा रहे हैं। क्या ये मुसलमानों के लिए एक अच्छी बात है? उनको एक टुकड़े को बुरा क्यों लगता है कि अगर कोई पत्रकार बात करता है, सच बात करता है, बुरा क्यों लगता है? ये आपका क्या इस मसले में बोलना है?
ये एनआरसी और सीए का असली घाटा तमाम आर्थिक रूप से कमजोर जातियों को था, लेकिन इसको भी धार्मिक रंग दिया गया। मुगल साम्राज्य में इस देश में जमीनों का सर्वे साहब ने कराया। उसके बाद अंग्रेजों ने 1920 भारत में एक सर्वे किया। इन दोनों सर्वे में जो तथाकथित सामंती जातियां हैं या तो मुस्लिम वर्ग के उच्च जाति के लोग वो जमींदार हैं, उनको सीए और एनआरसी से आप कभी अलग नहीं कर सकते, उनके पास डॉक्यूमेंट। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि भारत में 1353 मुस्लिम जातियों 778 मुस्लिम जातियां अति पिछड़ा है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। भारत के अति पिछड़ी जातियों के पास, भारत के बनाफड़ जातियों के पास, भारत के खानाबदोश जातियों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। सबसे ज्यादा घाटा एनआरसी और सीए से। लेकिन यह व्यापक स्तर पर था। 1857 का गदर से भारत के राजनीतिज्ञों और ब्रिटिश नायकों ने भी सबक लिया था। बहुत बड़ी आबादी को एक साथ छेड़ा नहीं जा सकता है। उसको छेड़ने से बचने के लिए हिंदू मुसलमान का रंग दिए, खुद धरना दिलवाया और पत्थर चलवाया। मैं तो समझता हूँ कि इस देश में दो बड़ा आतंकी संगठन है, एक आरएसएस और दूसरा आरएसएस के समर्थन में बोलने वाला, आरएसएस के नकारात्मक विरोध में बोलने वाला मुस्लिम नेता। मैं आपने जो अभी आरएसएस का नाम लिया सर, उसकी मैं हिस्ट्री आपको बता दे रहा हूँ। 57,000 मुसलमान के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और 260 टीचर उसी आरएसएस में टीचिंग कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, आरएसएस को मैं कभी नहीं मानता, ठीक है। कोई भी उसका आरएसएस की बुराई करता है, ठीक है। मेरे को उससे मैटर नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मतलब डिजाइनर पत्रकार नहीं, मैं एक पत्रकारिता के तौर पे बोलना चाहता हूँ। इससे कब हमारा भारत निकलेगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इससे कब हमारा भारत निकलेगा और हमारा बेसिक सवाल यही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस वंदे मातरम को आरएसएस लोगों से बुलवाना चाहता है, उस वंदे मातरम की रचना एक मुस्लिम कवि ने किया। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना एक मुस्लिम कवि ने किया। किसी तथाकथित हिंदू कवियों में यह दम नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी एक मुस्लिम ने ही। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गए, उनकी गुलामी स्वीकार नहीं। इस तरह से कई राजे और महाराजे देश में अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं, उनको भुला दिया गया और भारत की तस्वीर और तकदीर पाकिस्तान विभाजन के नाम पर हिंदू और मुसलमान कर दिया गया। यह भारत के लोगों की विडंबना है और इस विडंबना को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। आरएसएस मुस्लिम को पढ़ाता है। कई मुस्लिम मरकजों, देवबंद में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कई हिंदू राष्ट्रभक्त पैदा किए, तथाकथित हिंदू राष्ट्रभक्त पैदा किए। अब इस देश की विडंबना है कि जो चीज यहाँ धरती पर मिलती नहीं है, उस पर हम कल्पना करते हैं, उसको भूलते हैं। सबसे बड़ा विडंबना इस देश का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और लिखा कि मस्जिद में खा पी के रामचरितमानस लिखा, और उन्होंने बाबर का जिक्र नहीं किया। और उस बाबरी मस्जिद के नाम पर इस देश में राजनीति हो रही। इस विडंबना के देश में ये कह देना कि आरएसएस मुसलमानों को खिलाता है। हमने कहा कि आरएसएस और आरएसएस के समर्थन में और उसके विपक्ष में बोलने वाले मुस्लिम नेता आरएसएस के लोगों के साथ वह मुस्लिम नेता जो आरएसएस के पक्ष और विपक्ष में बोलता है, इस देश में जहर उगलता है। इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, चाहे वो कोई भी। भारत की संस्कृति ऐसी नहीं। हम लोग अगर होली मनाते हैं, ईद की सिवैया भी एक साथ, ये हमारा कल्चर है। भारत में हर एक पर्व फसल चक्र के अनुसार चलता है, लेकिन उस फसल चक्र के हर एक पर्व को हिंदू और मुसलमान बनाते हैं। राजनीति की विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कभी ईद की बधाइयां नहीं दिया और ना होली की बधाइयां। हमारे कार्यकर्ता तमाम पर्वों को एक किसी पर्व के। तो सर एक और सवाल लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी
पाकिस्तान से यानी कि नियर में जो पाकिस्तान है, ठीक है, 156 कंट्री 57 कंट्री मुसलमानों के लिए जब CAA NRC वगैरह जो आया उसमें नन मुस्लिमों की यानी कि हिंदुओं की जो आबादी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार वहां व्यवस्थित है, उनको नागरिकता देने की बात आई तो एक ही समुदाय को क्यों बुरा लगा, एक ही समुदाय क्यों उठ के आया और बार बार पाकिस्तान को बकने से यही समुदाय क्यों आगे आता है कि उसको नहीं बोले। लेकिन मैं तो पहले भी कहा कि बकवाया गया, बका नहीं किसी ने। जो तंत्र है केंद्र सरकार का उसमें बकवाया गया कि पाकिस्तान पाकिस्तान। अभी एक देखिए कोरोना आपदा काल में 3 दिन एक न्यूज चला, वह न्यूज चला कि सऊदी अरब के क्राउन मतलब सऊदी अरब के महाराजा का खजाना खाली हो गया। जिस सऊदी अरब के महाराजा ने 1 सप्ताह तक लोगों को फ्री में क्रूड पेट्रोलियम दिया और विश्व बैंक और WHO ने कहा कि कोरोना आपदा में जो भी हम वित्तीय सहायता करेंगे उसकी वापसी नहीं होगी, तो क्या सऊदी अरब के महाराजा का दिमाग खराब था कि उन्होंने वित्तीय सहायता मांग लिया तो इसका मतलब भारत के चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया कि उनका खजाना खाली है। उनका जो GDP है वो भारत के किसी राज्य की GDP नहीं, लेकिन यहाँ चलवाया जाता है, ऐसे न्यूज चलवाए जाते हैं ताकि मुसलमान हो। वो अच्छी बात है, आपकी ये सोच अच्छी है सर, मगर यही एक ही समुदाय क्यों उठ के बार बार अगर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, आपकी गवर्नमेंट, मैं भगवान से मनाता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट आ जाए, उन लोगों के लिए आप क्या करें? जातीय और धार्मिक मुद्दों पर रोजगार के मुद्दे कौन हो जाते, भूख के मुद्दे कौन हो जाते, भय के मुद्दे कौन हो जाते। किसी बलात्कार को भी लोग एक संस्कृति के रूप में परिभाषित करता है। जब जात और उग्र राजनीति किए और चूंकि मैंने पहले भी कह दिया कि ये अम्बेडकर साहब और सरदार पटेल के मरने के बाद एकाएक प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि अर्थव्यवस्था को उद्योग आधारित उद्योग व्यवस्था कर दिया गया। पुनः इंदिरा गांधी ने सेवा आधारित अर्थव्यवस्था लाया और बीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी ने मनोरंजन आधारित अर्थव्यवस्था लाया जो अब तक चल रहा है। जब मनोरंजन की अर्थव्यवस्था करना तो मैं समझता हूँ कि गरीब गुरुओं को अगर धार्मिक और जातीय जहर पिला दिया जाए